किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है क्या? आपको भी ये गाना सुन के लगता है कि किसी का चेहरा पढ़ा जाए? आपका जवाब चाहे हाँ हो या ना हो, आपके मन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि क्या ये मुमकिन है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर कोई इंसान हमसे खफा है और हमसे इस बात का जिक्र नहीं करता, फिर भी हमें क्यों पता चल जाता है कि वो खफा है? खैर, सवाल तो बहुत हो गए, अब बढ़ते हैं जवाबों की ओर। बोलने के अलावा भी कई ऐसे जरिए हैं जो हमें एक दूसरे की बातें और हालात समझने में मदद करते हैं। मन काफ़ी कुछ कहता है और अगर इसकी बात समझ ली जाए तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। लोगों को और बेहतर जान पाना आपके रिश्तों को वो मजबूती दे सकता है जो शायद ही मिल पाती। सिर्फ चेहरा ही नहीं, लोगों का शरीर भी आपको काफ़ी कुछ बता सकता है। उनके बोलने के ढंग में भी काफ़ी कुछ छुपा हो सकता है। लेकिन किसी और की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दखल क्यों देना या इन सब चीज़ों में वक्त क्यों बर्बाद करना? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप ये जान सकते हैं कि आपके सामने वाला इंसान कैसा है। कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा या उसे खुद आपकी मदद की ज़रूरत हो, लेकिन वो कहने में झिझक रहा हो। इससे आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन। सिर्फ दूसरों को ही क्यों, आप खुद को भी पढ़ सकते हैं। मशहूर ग्रीक फिलॉसफर अरस्तु ने कहा था, खुद को जानना सारी समझ की शुरुआत है। अमेरिका के फाउंडर्स में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इस बात पर बहुत भरोसा करते थे। उनका कहना था, दुनिया में 3 चीजें सबसे ज्यादा टफ हैं, स्टील, डायमंड और खुद को जानना। शब्द तो इंसान ने बनाए, लेकिन इससे पहले लोग एक दूसरे से कैसे बात कर लेते थे? जवाब आसान है, एक दूसरे के हाव भाव, बर्ताव, इशारे, ढंग आदि चीजों को पढ़कर या समझकर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर में भी लोग आपस में लफ्जों से ज्यादा बिना लफ्जों के ही बात करते हैं। ये बात बेहद दिलचस्प है कि लोग अपने सच्चे इरादे और जज्बात छुपा नहीं सकते। वो किसी न किसी तरह इन्हें जता ही देते हैं। लोग वही कहते हैं जो वो बोलना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ये समझा जाता है कि हमारी करनी हमारी कथनी से तेज बोलती है। लोगों के चेहरे के हाव भाव या फिर बॉडी लैंग्वेज उनके अंदर का हाल बता सकती है। एक दूसरे को जानना या खुद को जानना एक ऐसी कड़ी है जहां सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि सवालों से और सवाल निकलकर सामने आ जाते हैं। ऐसे में ये एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। और कितनी अजीब बात है कि इस सफर के ज्यादातर मुसाफिर खुद से अनजान रहकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इस फील्ड में कितना सारा काम हुआ है कि लोगों को कैसे समझा जाए, फिर भी उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इतने सारे सवाल जवाब के बीच एक सवाल तो रह ही गया कि आखिर सामने वाले को पढ़ा कैसे जाए। इस सवाल का जवाब इस किताब में छुपा है। बर्ताव का अंदाजा लगाने वाले के तौर पर हौसला। अच्छा ये बताइए, लोगों को समझने की कोशिश क्यों की जाए? इस सिरदर्दी का सामना क्यों करना कि लोग कैसे और क्यों काम करते हैं? अगर वक्त में पीछे मुड़कर किसी ऐसे हालात पर नजर डालते हैं जिसमें आप बेसब्री से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ऐसे ख्याल इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आपकी इस बात में दिलचस्पी थी कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर आप ये समझना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपने इस किताब को क्यों चुना? आप सुबह क्यों उठे? आपने आज के दिन जो सैकड़ों छोटी मोटी चीजें की, वो क्यों की? होश में या फिर बेहोशी में, आपने जो कुछ किया उसकी आपके पास अपनी वजहें होंगी। आपको हौसला किससे मिला? सामने वाला इसकी बुनियाद पर आपके बारे में थोड़ी बहुत राय बना सकता है। तो इस चैप्टर में हम हर उस चीज के बारे में जानेंगे जो किसी इंसान को कोई भी काम करने पर मजबूर करती है। चाहत, नफरत, पसंद या नापसंद, सुकून या दर्द, डर, आदत, जोर या फिर कुछ और।
एक बार आपको ये पता चल जाए कि एक इंसान को किस चीज़ से हौसला मिलता है, तो वो लॉजिकली और नेचुरली ये बता सकता है कि वो किस तरह का इंसान है। आप उनके कामों से उनके हौसले का पता लगा सकते हैं और उनके हौसले से आपको ये पता चलेगा कि वो किस तरह के इंसान हैं। लोगों में साइकोलॉजी, फाइनेंस, बायोलॉजी और विकास से जुड़े हौसले देखने को मिल सकते हैं। लोग किसकी परवाह करते हैं, पसंद, अहमियत, टारगेट और डर के बारे में पूछना कहीं ना कहीं हौसले के बारे में पूछने के बराबर ही है। अगर आप किसी के बारे में ये सब जान जाते हैं तो आप उन्हें या फिर उनकी दुनिया को उन्हीं के नज़रिए से देखने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस चैप्टर में हम इंसानी बर्ताव को बढ़ावा देने वाले इन्हीं हौसलों के बारे में सुनेंगे। इसको एक समझाने के मॉडल की तरह देखें जिससे आप दूसरों के बर्ताव पर गौर कर सकते हैं और इससे अपने सामने हो रही चीज़ों को उनकी तह तक समझ सकते हैं। आइए सबसे गहरे लेवल से शुरू करते हैं, यानी कि बेहोशी। पुरानी कहावत है कि एक बिना बाल वाला मोटा, ताज़ा और अधेड़ उम्र का आदमी अपनी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार को तेज रफ्तार से भगाते और शोर मचाते हुए गुजरा तो लोगों ने कहा, लगता है इसके दिन करीब हैं। ये महज एक भद्दा मजाक है, पर यह एक आम समझ की ओर इशारा करता है। कभी कभी लोग बेहोश होकर या होश में न होकर काम करते हैं, या फिर अंदरूनी जोर करवाता है जिसे वो खुद देख नहीं पाते हैं। आप स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के शैडो के कॉन्सेप्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। आसान भाषा में कहें तो शैडो में हर उस नेचर का पहलू होता है जिसे हम छोड़ चुके हैं, नजरअंदाज कर चुके हैं, या फिर हमने इससे मुंह फेर लिया है। ये हमारे जीवन का हिस्सा है जिसे हम दूसरों से या फिर खुद से ही छुपा कर रखते हैं, यानी कि हमारी लाचारी, गुस्सा, डर या फिर घमंड। जंग ने सन 1938 के अपने साइकोलॉजी और रिलीजन के पेपर में यह दावा किया है कि हर किसी की एक शैडो होती है जो उतनी ज्यादा काली और गहरी होती जाती है जितनी कम वो किसी की कॉन्शियस जिंदगी का हिस्सा होती है। किसी की आदत में जानवर के कुदरती तौर तरीकों का होना जिन्हें कॉन्शियस दिमाग बचपन की दहलीज पर छोड़ आया हो। इनकी माने तो शैडो पर्सनालिटी का छिपा हुआ, दबा हुआ, कमतर और अफसोस से भरा वो हिस्सा है जो हमें अपने पूर्वजों यानी कि जानवरों के ज़माने में वापस घसीटता है और अनकॉन्शियस दिमाग के इतिहास को एक जगह पर इकट्ठा करता है। बुनियादी तौर पर शैडो हमारा बुरा रूप है। कॉन्शियस दिमाग के हावी होने के बावजूद भी ये असरदार होता है और हमारी सोच और तौर तरीके पर बड़ा असर डालता है। बात कुछ ऐसी है कि जब हम अपनी शैडो से जुड़ जाते हैं तो हम में पूरा होने का एहसास भर जाता है और हम असल और पूरे इंसान के तौर पर जी सकते हैं। क्या आपने देखा कि जंग ने पॉजिटिव होने और वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाने पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना आजकल दिया जा रहा है। उनको लगा कि साइकोलॉजी से जुड़ी हेल्थ और सेहतमंदी खुद को अपनाने से आती है, वो भी पूरा का पूरा, न कि जिंदगी के गैर जरूरी हिस्सों को दूर करने से। शैडो पर काम करने से बहुत खुशी पैदा हो सकती है, यानी जिंदगी के गैर जरूरी हिस्सों को दूर कर देने का फिर से दावा करना। और भी लोग जिनके पास शैडो है, हम इस कॉन्सेप्ट की मदद लेकर अपने आसपास के इन्हीं लोगों को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। शैडो के साथ ये दिक्कत है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश करके उसे खुद से दूर रखें, फिर भी हमारे अंदर इसका नामो निशान बना रहता है। यहाँ तक कि ये खुद के होने का एहसास और अच्छे ढंग से देती है। ये हमारे तौर तरीक़ों, सोच, एहसास, सपने या हमारे पल पल का हिस्सा बन जाती है। अगर हम बाकी लोगों की इन बातों पर गौर करके उन्हें समझने की कोशिश करें तो हम उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसके दो चेहरे हैं। रोशनी होने की वजह से ही अंधेरे का अस्तित्व है। हम ऊंचाई को सिर्फ इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में गहराई भी मौजूद है, और जो आज तेज एनर्जी है वो एक दिन मध्यम होकर ठहर जाएगी। इस प्रिंसिपल को समझ लेने से आप
अपने अंदर लोगों की समझ पैदा कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे की कमी पूरी करने वाली, हमें साथ रखने वाली और हमें एक दूसरे पर निर्भर करने वाली शक्तियों से जुड़े हुए हैं। यिंग यांग की ही तरह हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और बैलेंस करते हैं। सोचिए, एक इंसान है जिसके परिवार का माहौल बहुत सख्त है और उस पर पढ़ाई लिखाई में अच्छा करने का दबाव डाला जाता है। रात को देर तक घर से बाहर नहीं रहना, नशीली चीजों से दूर रहना, दोस्त के घर ना जाना और सारा दिन सिर्फ पढ़ाई करना। आप ऐसे इंसान को देखकर ही बता सकते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी डगमगाई हुई है या फिर एक दायरे में सिमटी हुई है। उनका कॉन्शियस दिमाग उनकी जिंदगी के सिर्फ एक ही पहलू पर अटका हुआ है, मगर उनकी आजादी, बगावत करने, खेलने कूदने और थोड़ा सा जंगली होने की ख्वाहिश कहीं दब कर रह गई। इन सब का क्या हुआ? आपके आसपास भी ऐसे लोग रहे होंगे जिनका बचपन हूबहू ऐसे ही बीता होगा। यह कहानी बहुत ही आम है। बड़े होने पर ऐसे लोग बरसों से कैद, खुद को जाहिर न कर पाना और बगावत न कर पाने की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और थोड़े से जंगली बन जाते हैं। वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे खोए हुए वक्त की भरपाई कर रहे हों। हम शैडो के प्रिंसिपल की मदद से इसे समझ सकते हैं। अगर हम एक बात मानने वाले और डिसिप्लिन में रहने वाले स्टूडेंट से मिलते हैं तो हमें यह पता होता है कि उनकी शैडो में हर वो चीज छुपी है जो उनके या दूसरों के या आसपास के माहौल के लिए नागवार या गैर जरूरी है। जिस तरह बीच बॉल को पानी में डुबोए रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक उसी तरह शैडो को दबाए रखने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है। इतना सब करने के बाद भी आखिरकार बॉल तो बाहर आ ही जाएगी। ऐसी शैडो के साथ जीना जिसका हमें पता ना हो, यह हमारी दिमागी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मन, शरीर और आत्मा सब पूरा होने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर पूरा होने के लिए सिर्फ कॉन्शियस जानकारी की जमीन पर हमारे अंदर दबी चीजों का फटना जरूरी है तो यही सही। जंग की शैडो की थ्योरी का इस्तेमाल करने से आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आसानी से लोगों को समझने में आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले आप में इस बात की समझ पैदा होगी कि अगर किसी का तौर तरीका ऐसा है तो क्यों है। इससे जाने अनजाने में आपके अंदर मर्सी के भाव उभर आएंगे। अगर आपको इस बात की जानकारी पहले से होगी कि स्कूल के बुलीज ने बचपन में ही अपने आप को कम आंकना, कमजोर समझना और डरना सीख लिया था तो आप उनके तौर तरीकों को एक बेहतर नजरिए से देख सकते हैं। आप उनसे कहीं ज्यादा बेहतर ढंग और समझ के साथ बातचीत कर पाएंगे। चाहे वो बाहर से खुद को कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, आप उनसे बेहतर जान रहे होंगे। दूसरी बात, शैडो मॉडल की मदद से आप लोगों से कहीं बेहतर ढंग से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। इसके बावजूद कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब में पूरा होने और असल होने की ललक कायम रहती है। अगर आप ये समझकर सामने वाले से बात कर सकेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो आप उससे बेहतर ढंग से और गहराई से बातचीत को अंजाम दे पाएंगे। मिसाल के तौर पर, एक अहंकारी और खुद की बड़ाई करने वाले इंसान के अंदर खुद से नफरत करने की शैडो छुपी हो सकती है। उस शैडो में वो चीजें होती हैं जिन्हें वो अपना हिस्सा नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने बारे में ये चीजें बेकार या शर्मनाक लगती हैं। खुद की बड़ाई करने वाले या नार्सिसिस्ट लोगों में ये रिएक्शन आम तौर पर देखने को मिल जाता है कि वो अपने सबसे बड़े होने के दावे को फाड़ कर फेंक देंगे, उन पर हंसेंगे या फिर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ वो शर्मिंदगी बढ़ती है जिसने बंटवारे को सबसे पहले बढ़ावा दिया था। अगर आपको किसी शख्स में खुद को बड़ा समझने के आसार नजर आते हैं तो आप अपनी बातों को उसी हिसाब से मोड़ सकते हैं। आप किसी और को उसकी शैडो को अच्छा समझने पर मजबूर नहीं कर सकते, चाहे वो आपको कितना ही सही क्यों ना लगे। इससे आपको ये जरूर पता चल सकता है कि आगे चलकर ऐसे लोगों से काम कैसे लेना है।
इस थ्योरी का आखिरी इस्तेमाल ये है कि इस शैडो का बाहरी दुनिया पर क्या असर हुआ। शैडो में दर्द भरी और बेचैनी पैदा करने वाली चीजें होती हैं। हम इस दर्द या बेचैनी का इलाज करने के लिए अपने जज्बात को नज़रअंदाज करते हैं और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें किसी और को बता दिया जाए। शैडो को दूसरों पर डालने का मतलब ये है कि बिना कॉन्शियस के एक इंसान अपनी शैडो से जुड़ी चीज़ों को दूसरों को बता दे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अपनी समझ को कम समझता है तो वो सबको बेवकूफ़ बताने लगेगा या फिर सबकी कोशिशों की बुराई करेगा। ऊपर ऊपर वो खुद को बुद्धिमान बताएंगे, लेकिन आपको सच का पता चल जाएगा। चालाकी से वो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको बेवकूफ़ समझता है तो आपको ये समझना होगा कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, हाँ, पर उनका ज़रूर है। आप इस समझ की मदद से लोगों के मन पर अपना असर छोड़ सकते हैं या फिर उनकी सोच में बदलाव ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी इंसान को बहलाने के लिए उसकी तारीफ करना। आप अपनी जानकारी की मदद से गहरी और दया से भरी समझ को पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप उस इंसान को यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि बेवकूफ़ होने में कोई शर्म की बात नहीं है और वो चाहे जैसे हो, आप उनसे प्यार करते रहेंगे। ये शैडो को जोड़ने में मदद करता है। अगर छुपाई गई चीज़ पर आपको शर्मिंदगी या झिझक महसूस नहीं होती तो उसे छुपाने की कोई वजह नहीं बचती। ये बीच बॉल पर होने वाले प्रेशर को कम करने और इसे आसानी से तैरने देने की तरह है। इन सब का मतलब ये नहीं है कि हर बार किसी नए इंसान से मिलते वक्त हम साइकोथेरेपिस्ट मोड में चले जाएं। शैडो को जोड़ना लंबा और मुश्किल काम है जो हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम अपनी शैडो पर काम करें, जिससे हम उसकी मदद लेकर दूसरों की शैडो के काम करने के तरीकों को समझ सकें। आपको खुद के कल्चर को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करना होगा। ग्रुप की शैडो मिली जुली भी हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें या बातें हैं जिन्हें आपके परिवार, कम्युनिटी या देश के लोग अपनाने से इनकार कर देते हैं? ये उनके बर्ताव को बेहतर समझने में आपकी मदद कैसे कर सकता है? जंग की माने तो शैडो के मामले में सबसे मददगार और बेहतर महसूस करवाने वाले बर्ताव हैं प्यार और स्वीकारना। जानने की ललक के साथ तमीज से पेश आएं। आपका लक्ष्य उनकी शैडो को पहचान कर बाहर निकालना, उनसे बेहतर बनना या फिर अपनी बेहतरी का रास्ता निकालना नहीं है। इसके बजाय इस दुनिया में पूरे हो चुके लोगों को देखना है जो बंटे हुए, टूटे हुए या फिर कॉन्शियसनेस से दूर हैं। अगर आप दूसरों में शैडो देख सकते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी शैडो को भी पहचानें। एक बार हमने दूसरों के शर्म, डर, झिझक और गुस्से को अपनाने और समझने की नज़र से देख लिया तो हम ये अपने लिए भी कर सकते हैं। न सिर्फ हम इंसानी बर्ताव के अच्छे जानकार बन जाएंगे, बल्कि हम जज्बाती रूप से समझदार दोस्त, साथी, हिस्सेदार या माता पिता भी बन सकेंगे। यहाँ तक कि हम जिन चीज़ों को अपनी अपनी शैडो में रखते हैं उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। हम में से कोई भी इस बात को नहीं मानना चाहता कि कभी कभी हम छोटा और कमज़ोर, प्यार ना करने लायक, हैरत, आलस, खुदगर्जी, हवस, जलन या बुज़दिली महसूस करते हैं। अपने और सामने वाले की शैडो का पता लगाने के लिए इस बात पर गौर करें कि दूसरे की हरकतों से आपके तरीक़ों में क्या बदलाव आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर, उसी जानकार से आपकी बातचीत हो रही है जिसका जिक्र पिछली मिसाल में हो चुका है। क्या आप कोई बात कहते हैं और वो उसे काटते हुए बेवकूफ़ी का नाम दे देते हैं? तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप भी औरों की तरह हैं तो आप भी गुस्से में भड़क उठेंगे या फिर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और अपने बचाव में दलीलें पेश करने की ज़रूरत महसूस करेंगे। शायद आप बेहतर जानकारी की मदद से उनको गलत साबित करने की कोशिश करें या फिर उनके मुंह पर हंसकर उनकी बेइज्जती करें।
इससे क्या हुआ कि उसकी शैडो ने आपकी शैडो को भी भड़का दिया। ऐसे रिएक्शन के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं बेवकूफ़ या औरों से कम होने के जज्बात पहले से मौजूद थे। अगर आप में इतनी समझ है कि आप ऐसी बातचीत में कॉन्शियस रह सकते हैं, हालांकि आप एक पल ठहर कर अपनी बात पर दोबारा गौर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सुनने की शक्ति है तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान आप किस तरह खिंचाई कर रहा है, पर साथ ही साथ आपको अपने बारे में कुछ खास बात भी बता रहा है। सिर्फ बारीक नज़र वाले और समझदार लोग ही इस बात को समझ सकते हैं कि दूसरे जिस बात पर बेइज्जती करते हैं वो दरअसल वो चीज़ें हैं जो वो खुद अपने बारे में नहीं मान सकते। अगर आप ये समझ सकें तो ऐसे में आप अपना आपा कभी नहीं खोएंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप अहंकार की लड़ाई में फंस कर रह जाएंगे, यानी कि अनजाने में एक ऐसे ही शख्स का शैडो गेम खेलने की दरखास्त को कबूल कर लेंगे। शैडो लोगों के हौसलों में जाहिर हो जाती है। आधी उम्र के आदमी ने बंधी बंधाई कहानी में अपनी जवानी और सेक्स करने की ताकत को खो देने के दुख को दफन कर दिया, लेकिन इसे सेक्सी और नई स्पोर्ट्स कार के आने पर साफ साफ देखा जा सकता है। अगली बार अगर आप किसी ऐसे से मिलें तो उन्हें बेहतर समझने के लिए इन सवालों की मदद लें। पहला, ये इंसान अपने होश व हवास में और लगातार अपनी क्या तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, ये इंसान मुझसे अपने बारे में क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, इसी इंसान का छुपा हुआ हिस्सा बिना कॉन्शियस के इसके बर्ताव पर असर डाल रहा होगा। चौथा, ये मुझे कैसा महसूस करवा रहा है, क्या इसकी शैडो मेरी शैडो पर कोई असर छोड़ रही है। और पांचवा, मैं ये कैसे जाहिर करूं कि मुझ में दया है और मैं उसकी शैडो को भी समझता हूं। जब आप किसी से बात करते हैं तो शैडो मॉडल उनसे पूरी तरह से बात करने में आपकी मदद करता है, जो चीजें उन्होंने छुपाई उन पर भी। ये दो पंक्तियों के बीच में पढ़ने जैसा है जहां लोगों की दिक्कत छुपी होती है। हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है। लोगों के अंदर छुपे हौसले को समझने का एक और तरीका है कि उनके अंदर छुपे बच्चे को पहचान लिया जाए। हम अंदर छुपे बच्चे को इस तरह समझ सकते हैं कि वो हमारा अनकॉन्शियस हिस्सा है और हमें ऐसे पेश करता है जैसे हम बचपन में थे। शोभलाम और उसके साथियों की सन 2016 की स्टडी में ये पाया गया कि अंदर का बच्चा किसी न किसी तरह इंटरव्यू में बैठे हर बालिग इंसान के अंदर मौजूद था। बालिग इंसान के अंदर का बच्चा उम्र भर रहता है। वो उनके बचपन के तजुर्बों को संजो कर रखने और उनके यकीन को संभालने में मदद करता है। आखिरकार हम बचपन में तो सीखते ही हैं कि हम में क्या गलत है और क्या सही है। इसीलिए यही वक्त है कि हम अपनी शैडो को बनाएं और अपनी कॉन्शियस पर्सनालिटी को सही आकार में ढालें। अपने अंदर के बच्चे पर काम करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे भी शैडो की तरह अलग न समझकर धीरे धीरे अपना लेना चाहिए। अगर आप खुद या किसी थेरेपिस्ट की मदद से अपने अंदर के बच्चे पर काम कर रहे होते तो उसके साथ हंसी ठिठोली करने लग जाते, ड्रॉ करते या फिर पेंट करते। आप एक दयालु बालिग इंसान बन जाते हैं जो अपने अंदर के बच्चे को पालने लगता है और उसे वो सारी चीजें देता है जो बीते वक्त में नहीं मिल सकी थी। हम लोगों को पढ़ने में बेहतर बनने के लिए अंदर के बच्चे की थ्योरी की मदद कैसे ले सकते हैं। जिस तरह हम शैडो की मदद से लोगों के अंदर का हाल समझने की कोशिश कर रहे थे, बस ठीक उसी तरह हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि किसी को अपने अंदर के बच्चे से हौसला मिल रहा है या नहीं। अगर आपकी अपने साथी से बहस हो रही है और वो अपना बचाव करने के साथ साथ गुस्सा दिखा रहा है, तो आपको उसके बर्ताव को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसे नखरे दिखाने वाले डरे हुए बच्चे की तरह देखना होगा। हर तरह के साइकोथेरेपिस्ट का भी यही मानना है कि अंदर छुपे बच्चे की थ्योरी ने उनके मरीजों के जल्द इलाज में ज्यादा मदद की। इनर बॉन्डिंग, बिकमिंग अ लविंग एडल्ट टू योर इनर चाइल्ड। इस किताब में मार्गरेट पॉल समझाती हैं कि हमारे अंदर का बच्चा हमारी जिंदगी का ऐसा पहलू है जो बेहद नाजुक है
कमज़ोर है और जज्बाती है, और वो है हमारा मन। ये तबका है जब हम पैदा हुए थे, हमारी बुनियाद या यूं कहें कि असली पर्सनालिटी, हमारे हुनर, आम समझ, मन की आवाज़ और जज्बात। इसके बारे में सोचना मुश्किल नहीं होगा कि अपने अंदर बसे इस बच्चे और खुद के ज़्यादा सच्चे रूप से मुलाकात होने से हम अपने आसपास के लोगों को और बेहतर समझ सकते हैं। आपको एक दो बार ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि आप एक ऐसे बच्चे से मिल रहे हैं जो बालिग के शरीर में मौजूद है। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो बात करते करते अचानक से जज्बात बदल रहा हो, तो चौकन्ने हो जाएं। अचानक से गुस्सा हो जाना, बुरा मान जाना, बचाव करने लगना या फिर नाराज़ हो जाना, ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा हैं कि मरीज़ की कोई तो नस दबी हुई है। अनकॉन्शियस, चाहे शैडो हो, अंदर का बच्चा हो या फिर दोनों, किसी तरह से ये हरकत में आ गए हैं। ये अच्छे आसार हैं कि आप एक ऐसे शख्स के साथ हैं जो अपने अंदर के बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है, तो आप उसके माता पिता की जगह पर खुद को रख सकते हैं। हम बड़े हैं, इसीलिए हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे हर काम में एक सही वजह छुपी हुई होती है और हम दूसरों की इज्जत करते हैं, लेकिन बच्चे के मोड में होने पर वो बच्चा ही हो जाता है, जिससे आपको बड़ों की तरह बर्ताव करना ही पड़ता है, यानी खुश करने वाला, डांटने वाला या फिर उनकी जिम्मेदारी लेने वाला। मान लेते हैं कि आपको किसी नए बंदे के साथ काम करना पड़ रहा है। वो आपके साथ मीटिंग नहीं करता, काम में हाथ नहीं बटाता और साफ सफाई की जिम्मेदारी से भी दूर भागता है। जब आप उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो गुस्सा करने लगता है और इससे साफ इनकार कर देता है। क्या आप समझे कि ये इंसान अपने अंदर के बच्चे के तौर पर पहचाना जाएगा, जो बहुत शैतान और बगावती किस्म का है। ये जानकर भी आप माता पिता के मोड में नहीं आए। आप उन्हें सज़ा देने की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते और काम करने के लिए घूस देने की कोशिश करते हैं। शायद इस इंसान ने ये जल्दी सीख लिया कि अथॉरिटी, जिम्मेदारी या कोई भी चीज़ जिसे वो नहीं करना चाहता, उसे इस तरह से टाला जा सकता है। जानबूझकर अपने साथी के बालिग मोड का इस्तेमाल करें और हालात ही बदल दें। आप उनके लिए बच्चे वाले मोड में रहना नामुमकिन कर दीजिए। इससे एक बड़ा झगड़ा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। काफी आसान था, लेकिन यह बदलाव ताकतवर था। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो हमारे सामने कैसा बर्ताव कर रहा है, बल्कि इस पर भी नजर रखते हैं कि वो कहां से और क्यों हो रहा है। हम उसके जरिए चुनने का कोई नया रास्ता नहीं खोल रहे, पर हम हालात पर अपनी समझ को और मजबूत बना देते हैं, और ये भी काफी कीमती है। साइकोलॉजी ने इस विषय में लंबे समय तक जिंदा रहने वाला योगदान दिया है कि हम किसी भी हालत के बारे में न सिर्फ वहां की चीजों से पता लगा सकते हैं, बल्कि उसमें मौजूद लोगों और इंसानी जरूरतों और हौसलों से भी पता लगाया जा सकता है। हम इस थ्योरी के बारे में इस सेक्शन में और अच्छे से जानेंगे। हौसला बढ़ाने के फैक्टर, सुख या दुख। अगर आप गौर करके किसी इंसान के असल हौसले का पता लगा लेते हैं तो आप उसे कहीं बेहतर समझ पाएंगे। शायद आप इस बात का भी अनुमान लगा सकें कि आने वाले वक्त में उसका बर्ताव कैसा होगा। साइकोलॉजी का ये तरीका आपको दूसरों का नजरिया समझने में मददगार साबित होता है, और ये बात भी साफ हो जाती है कि उन्हें इस बर्ताव और सोच से क्या हासिल होता है। इस जानकारी से आपकी मुलाकातें और बेहतर बन जाती हैं। ये जज्बात और अहमियत के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो एक ही मंजिल की तलाश में होते हैं। लोग ऐसा क्यों करेंगे जैसा वो करते हैं, या फिर उनको समझने का ये दूसरा ही नजरिया है। हौसला मिलने के सभी अनुमानों में से एक है प्लेजर प्रिंसिपल। इसके मशहूर होने की वजह यह है कि यह समझने में सबसे आसान है। पहली बार इस प्रिंसिपल को साइको एनालिसिस के पिता सिगमंड फ्रायड सामने लेकर आए हैं। हालांकि पुराने रिसर्चर्स जैसे ग्रीस के अरस्तु ने भी ये बताया है कि सुख और दुख
दोनों की ही मदद से हमारी सोच बदली जा सकती है और हमें हौसला दिया जा सकता है। प्लेजर प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि कैसे हमारा मन सुख की तलाश करता है और दुख से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। ये इससे आसान नहीं हो सकता। इसी में हमें जिंदगी के कई आम और आसानी से पहचाने जा सकने वाले हौसले भी मिले। शुरुआती लेखक जैसे विलियम नीडल्स ने 60 के दशक में ही इसकी जांच पड़ताल अपने रिसर्च आर्टिकल द प्लेजर प्रिंसिपल, द कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल और द प्राइमरी ऑटोनॉमस ईगो में कर चुके हैं। लेखकों ने इसे इवोल्यूशन या फिर न्यूरोसाइंस की मदद से और बढ़ाया है। वो दावा करते हैं कि हमारा रेप्टाइल दिमाग इस प्लेजर प्रिंसिपल को काम में लाता है, जिसमें हमारे कुदरती काम और ख्वाहिशें छुपी होती हैं। इस पर कोई काबू नहीं होता। ये बुनियादी और सच्चा होता है। ये हमारे शरीर की खुश रहने और पूरा होने की मांग को पूरा करता है। जो भी चीज़ हमें सुख देती है, दिमाग उसे एक ही तरह से समझता है, चाहे वो ड्रग हो या फिर कोई लजीज पकवान। सबसे अच्छी मिसाल यही है कि ड्रग के चंगुल में फंसा शख्स किसी भी तरह इसको बार बार इस्तेमाल करने से बच नहीं पाएगा। मेरे सामने खड़े शख्स को हौसला कहां से मिल रहा है? इस सवाल का जवाब यही है, सुख, एक तरह से या फिर किसी भी दूसरी तरह से। कुछ ऐसे नियम हैं जिनके नक्शे कदम पर प्लेजर प्रिंसिपल चलता है। इससे इसके बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। हमारे हर फैसले की बुनियाद यही है कि या तो हमें सुख मिल रहा हो या फिर हमारा दुख कम हो रहा हो। धरती पर मौजूद हर इंसान को इसी से हौसला मिलता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दिन भर में क्या क्या करते हैं, ये सब प्लेजर प्रिंसिपल में ही आता है। आप फ्रिज में रखे स्नैक्स की ओर देखते हैं क्योंकि उनके स्वाद और एहसास से ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप बाल कटवाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आप औरों से बेहतर लग सकेंगे, जिससे आपको खुशी होगी यानी सुख मिलेगा। ठीक इसी का उल्टा, ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करते वक्त हम मुंह को ढक लेते हैं, जिससे हम मुंह या आंखों तक आने वाली चिंगारी से बच सकें, क्योंकि यह आपको दुख पहुंचाएगा। अगर आप छोटे बड़े सभी फैसलों पर गौर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उनका भी सुख या दुख किसी ना किसी से कोई नाता जरूर है। जहां सुख और दुख को हौसला देने की ताकत के बारे में मार्केट के लोगों और व्यापारियों ने कई रिसर्चेस की हैं, वहीं हम इनमें से कुछ का इस्तेमाल लोगों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कर सकते हैं। शायद हम उनको उनसे बेहतर भी जान सकें। अपनी सन 2011 की किताब प्लेजर और पेन, हाउ मोटिवेशन वर्क्स में टोरी हिंगिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सुख और दुख को हौसले का स्टिक और कैरेट कहा है। उनका मानना था कि सुख और दुख हौसला देने के इकलौते पहलू नहीं हैं, पर ताकतवर पहलू जरूर हैं। लोग सुख पाने से ज्यादा दुख से बचने के लिए मेहनत करते हैं। हालांकि हर किसी को बेइंतहा सुख की तलाश होती है, मगर दुख से बचने का हौसला ज्यादा ताकतवर होता है। एक जानलेवा हालात से बच निकलने की सूझबूझ चॉकलेट खाने की सूझबूझ से ज्यादा तेज काम करती है। सुख पाने के तरीके ढूंढने से दुख आने पर दिमाग ज्यादा तेज काम करता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आप रेगिस्तान की सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। आपके सामने एक खजाने का बक्सा है जिसमें इतने हीरे जवाहरात हैं जो बाकी की जिंदगी ऐश से गुजारने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक तेज और बेकाबू ट्रक भी इसकी ओर आ रहा है। ऐसे में आप ट्रक से दूर जाना ही बेहतर समझेंगे, क्योंकि आपकी सूझबूझ आपको दुख से बचने की ओर ले जाएगी। इस हालत में मौत का डर दौलत के सुख से हार मान जाता है। अगर आपने जिंदगी के काले दिन देखे हैं और बेइंतहा दुख और हताशा का सामना किया है, तो आप आने वाले वक्त में इससे बचने की कोशिश करना चाहेंगे। देखिए, एक चोट खाए हुए जानवर के पास ज्यादा हौसला होता है। असल चीजों से ज्यादा हौसला हमें सुख और दुख के नजरिए से मिलता है।
जब हमारा दिमाग इस बात का अंदाज़ा लगा रहा होता है कि क्या सुख है और क्या दुख है, तो ये उन कदमों के बारे में सोचता है जो हम चीज़ों के होने के दौरान उठाकर बेहतर नतीजे पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे सुख और दुख की तरफ नज़रिया ही ऐसी चीज़ है जिसके दम पर हम फैसले कर रहे हैं। कभी कभी ये नज़रिए गलत भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये ज़्यादातर गलत ही होते हैं। इससे बेहतरी के खिलाफ कदम उठाने की बात समझ में आती है। इस नियम की सबसे अच्छी मिसाल के तौर पर मुझे जेलपीने चैपलिन के अलावा कोई और नाम याद ही नहीं आ रहा। वो मेक्सिको के बेहद टेस्टी और कम कार्ब्स वाले मसालेदार और ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं। आपको बता दूं कि चैपलिन का मतलब ग्रास हॉपर भी होता है। हम चिली फ्लेवर्ड ग्रास हॉपर की बात कर रहे हैं, यानी कि कीड़े। अब आपको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि ग्रास हॉपर का स्वाद कैसा होता है। शायद आपने उन्हें कभी ना खाया हो, लेकिन ग्रास हॉपर को खाने की बात सुनकर ही आप 2 मिनट के लिए सहम जाएंगे। आपको घिन महसूस होगी और आप सोचेंगे कि अगर आप ग्रास हॉपर का एक निवाला अंदर ले रहे हैं तो आपको उल्टी आ जाएगी। ग्रास हॉपर को खाने का ख्याल ही आपको उसे खाने से रोक रहा है। पर सच यही है कि आपने आज तक उसे खाकर नहीं देखा है। आप अपने दिमाग में उसे खाने की सोच लाते ही खुद को उसे खाने से दूर करते जाते हैं। किसी इंसान ने अगर ग्रास हॉपर से बना कुछ पहले खाया होगा तो वो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि इसे सही से पकाने पर यह खाने में अच्छा लगता है। इसके बावजूद भी आप अपने अंदर पल रहे कीड़े को खाने की सोच को दबा नहीं पाएंगे। सुख और दुख वक्त के साथ बदल जाते हैं। आम तौर पर हम अब और यहाँ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं जल्द से जल्द ऐसा क्या हासिल कर लूं जिससे मुझे खुशी मिले, साथ ही ऐसा क्या है जो मेरे दुख की वजह बनेगा और मैं उससे कैसे बच सकता हूं। आराम पाने की आस में हम उन चीजों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं जो जल्द से जल्द हो सके। आने वाले महीने या सालों में जो सुख या दुख आ सकते हैं उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनसे पड़ता है जो हमें हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जी हाँ, ये एक और तरीका है जिससे हमारे नजरिए में खोट पैदा हो जाता है और क्यों हम चीजों को टालने लगते हैं। मान लीजिए कि एक स्मोकर को सिगरेट की जरूरत है। ये मौजूदा हालात की सबसे जरूरी मांग है। इससे उन्हें कुछ हद तक आराम या सुख मिलेगा। अगले 15 मिनट में वो एक ब्रेक पर होंगे जहां वो अपनी सिगरेट का लुत्फ उठा सकेंगे। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार जरूरत पड़ने पर सिगरेट पीने से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये बहुत दूर की सच्चाई है जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल उन्हें सिगरेट पीनी है क्योंकि उनके अंदर इसे पीने की तलब उठ रही है और ये न मिलने पर उन्हें सिर दर्द भी होने लग सकता है। जज्बात के आगे लॉजिक हार जाता है। जब प्लेजर प्रिंसिपल की बात आती है तो आपके जज्बात आपकी सही सोच को दबा देते हैं। आपको ये पता होगा कि कोई काम करना उसके लिए बुरा है या सही। आप ये सारी वजह भी समझ जाएंगे कि क्यों ये बुरा या अच्छा है। आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आपकी बेतुकी आईडी आपकी किसी तलब को मिटाने में कारगर साबित होती है तो ये पक्का जीत जाएगी। अगर आपकी आईडी ने यह साबित कर दिया कि कुछ अच्छा करने से स्ट्रेस बढ़ेगा या नाखुश होंगे तो ये वहां भी जीत जाएगा। अपने स्मोकर के पास चलिए वापस चलते हैं। बिना किसी शक के ये कहा जा सकता है कि उन्हें ये पता है कि सिगरेट उनकी सेहत के लिए क्यों हानिकारक है। वो पैकेट पर लिखी चेतावनी को भी पढ़ चुका है। शायद स्कूल में उन्होंने ऐसे लंग की तस्वीरें देखी होंगी जो सिगरेट की वजह से खराब हो चुका है। वो हर जोखिम के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, फिर भी पैकेट उनके सामने है। सारी वजहों को नजरअंदाज करते हुए वो सिगरेट पिएंगे। उनके सुख के पाले में खड़े जज्बात जीत जाते हैं। जिंदा रहने की चाहत सबसे ऊपर होती है। जब हमारी जिंदा रहने की चाहत जाग जाती है तो साइकोलॉजी से जुड़ी हो या फिर जज्बाती, हर चाहत बुझ जाती है। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनमें हमें मरना पड़ सकता है तो हमारा दिमाग बाकी सारे काम बंद करके जिंदा रहने पर ज्यादा ध्यान देने लगता है।
ये बिल्कुल भी चौंकाने की बात नहीं है कि हम दर्द देने वाले अंजाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि आप सामने से चली आ रही बस से दूर ही हटेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ही आप बच पाएं। आपका सिस्टम आपको यह फैसला नहीं लेने देगा। ये हर वो चीज़ करेगा जिससे आप ट्रक के सामने से या बस के सामने से हट जाएं। चाहे हम गलत रास्ते पर ही क्यों ना निकल जाएं, जिंदा रहने की चाहत सुख ढूंढते वक्त भी ऊपर आ सकती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है खाना। मान लीजिए कि आप बार में हैं और कोई नाचोस की बहुत बड़ी प्लेट ऑर्डर कर देता है जिस पर चीज़, सावर क्रीम, फैटी मीट जैसी और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। क्या पता आप इसको खाने से इनकार कर दें। कुछ लोग कर सकते हैं, शायद आप ना कर पाएं। असल में ये जानने से पहले कि आप क्या कर रहे हैं, आप आधी प्लेट चट भी कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपका दिमाग आपसे कहता है कि आपको ये खा लेना चाहिए। इसका बुरा न माने कि बेहतरीन खाना नहीं है। न्यूट्रिशन के तौर पर देखें तो आप इसे चुन सकते हैं, क्योंकि जीने की चाहत कह रही है कि जीने के लिए खाना चाहिए और इसीलिए आपको यह खाना लेना चाहिए। आपकी जिंदगी इसी बुनियाद पर टिकी है। प्लेजर प्रिंसिपल का ख्याल इकोनॉमिक्स के एक ख्याल से उभर कर आया है। मार्केट और इंसान के खरीदने के बर्ताव की कोशिश। रैशनल चॉइस थ्योरी, जिसे मजाक मजाक में कई नाम दिए गए हैं, होमो इकोनॉमिक्स ने नाम दिया था। इससे ये पता चलता है कि हमारी सारी पसंद और फैसले हमारी दिलचस्पी और चाहत पर टिकी हैं, जिससे ये जितना हो सके उतना सुख लेकर आए। ये शायद हर बार सच ना हो, लेकिन इससे हमारे कई हौसलों को सहारा मिलता है। अगली बार आप किसी से मिलें या फिर किसी को पढ़ने की कोशिश करें तो उसके बर्ताव से उसके सुख या दुख के हौसले का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। खुद से पूछें कि उन्हें ये सब करके क्या फ़ायदा होता है। एक से दूर रहें या फिर दोनों से। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5 साल का थका हारा बच्चा है जो अपने कमरे की सफाई करने से इनकार कर रहा है, तो आप सुख और दुख के बारे में सोचें और पूछें कि वो इसे कैसे समझते हैं। शायद वो इसे दुखी समझेंगे। जब आपको ये समझ में आ जाए कि वो दुख से बचने की और सुख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने कहने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप साफ सफाई को एक मज़ेदार गेम में बदल दें या फिर इसे किसी इनाम से जोड़ दें, तो आप बेहतर ढंग से अपनी बात रख पाएंगे और मन चाहा नतीजा भी हासिल कर सकेंगे। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या ये थ्योरी हर जगह काम करती है? इसका जवाब ना है। लोग डिसिप्लिन, संयम और खुद पर काबू करने का हुनर सीखकर ऐसी चीज़ों में भी सुख ढूंढ लेते हैं जिनसे तुरंत ना सही पर आने वाले वक्त में कुछ मिलने की आस होती है, या फिर जिनसे दूसरों का फायदा तो होता ही है लेकिन खुद का नहीं। हालांकि प्लेजर या पेन प्रिंसिपल डॉग ट्रेनिंग के साथ सही काम करेगा। सोच समझ कर कहें तो शायद आप खुद को कुछ ज्यादा ही पेचीदा समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर तबाही के वक्त कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बनाए गए लोगों की अनगिनत कहानियां मौजूद हैं। ये लोग भूख से मर रहे थे, फिर भी बचे हुए खाने को आपस में मिल बांट कर खाने का फैसला किया। कुदरती तौर पर एक इंसान के अंदर सुख पाने और दुख से दूर रहने के अलावा कई और चीजें काम करती हैं। इसीलिए लोगों को समझने के लिए आपको कई मॉडल और थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा। कोई भी खुद में पूरा नहीं होता। आने वाली बातों में हम ज़रूरतों पर बनी एक और थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो सुख दुख वाली थ्योरी से अलग है। और क्यों अलग है? ज़रूरतों का पिरामिड। मैस्लो की ज़रूरतों की हायरार्की साइकोलॉजी के इतिहास में सबसे पसंदीदा मॉडल में से एक है। ये एक पिरामिड की मदद से बताता है कि कैसे कुछ इंसानी ज़रूरतें जैसे कि खाना, नींद और गर्माहट का बंदोबस्त होना, प्यार, कुछ और हासिल करना और बिजनेस करने जैसी ख्वाहिशों से पहले आती हैं। मैस्लो के पिरामिड को
हम एक मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि कैसे उम्र के पड़ावों में मन चाहा हासिल करने के बाद हौसले में बदलाव और बढ़त देखने को मिलती है। इससे ये पता चलता है कि हम हायरार्की में कहां पर हैं। जब साइकोलॉजी के प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो 1940 में सामने आए तो उनकी थ्योरी हर चीज को एक क्रांतिकारी सोच तक ले आई। इंसान एक प्रोडक्ट है जो अपनी ही जरूरतों का सेट है। उनमें से किसी भी चीज की कमी साइकोलॉजिकल दिक्कतों को बढ़ावा देती है। इन जरूरतों को पूरा करना ही हमें हर रोज जिंदा रखता है। हायरार्की इंसान की बुनियादी जरूरतों और ख्वाहिशों को अलग करती है और ये बताती है कि हम जिंदगी भर कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सीढ़ी की तरह काम करती है। अगर आप अपनी बुनियादी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिना स्ट्रेस और निराशा की ज़िंदगी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप हायरार्की में जिस जगह पर हैं उसके हिसाब से आपके हौसले में बदलाव आएगा। हालांकि मैस्लो की थ्योरी को बहुत माना जाता है और एक कसौटी के तौर पर भी लिया जाता है, लेकिन 70 के दशक में इसे वाहवा और ब्रेडवेल के रिसर्च पेपर के दम पर नकार दिया गया था। उन्होंने काफ़ी गौर करने और क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बाद ये समझा कि इस थ्योरी के लिए काफ़ी कम सबूत मौजूद हैं। हालांकि उन्हें ये पता चला कि मैस्लो की हायरार्की के मुताबिक लोगों की ज़रूरत बेहद पेचीदा है। इसका सबूत भी मिला कि खुद को जानना इस पिरामिड में सबसे ऊपर क्यों आता है और क्या ऐसी स्टेज का जिक्र करना ज़रूरी है जो हासिल ना की जा सके। हालांकि मैस्लो का ऑर्डर गलत था, लेकिन ऐसा होने पर भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हर ज़रूरत एक जैसी नहीं हो सकती। एक ज़रूरत दूसरी ज़रूरत से अहम हो सकती है। और समझने के लिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़रूरतें और उससे जुड़े हौसले बचपने से जवानी तक कैसे बदलते रहते हैं। बच्चा होने के नाते हमें करियर या जिंदगी से सुकून की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ आराम करने, खाने और सिर ढकने के लिए छत की ज़रूरत होती है। खाना खाना और जीना ही हमारी असल ज़रूरत और ख्वाहिश होती है। जैसे जैसे हम बचपने से बालिग होने की ओर आते हैं, सीधे सीधे ज़िंदगी जीना और सेहतमंद होने से हमें सुकून नहीं मिलता। हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और दोस्ती की आस होती है। कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास हमें सुकून देता है। फिर हम बालिग हो जाते हैं। सिर्फ अच्छे दोस्तों के ग्रुप से हम खुश नहीं हो सकते। बिना किसी ठोस वजह के जिंदगी खाली खाली लगने लगती है। बालिग होने के नाते हमें इस बात की तसल्ली है कि हम खुद की और अपने परिवार की पैसों की ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिर हमारी ख्वाहिशें और ज़रूरतें बाहरी हो जाएंगी, न कि अंदरूनी रहेंगी। यही वजह है कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोग फिलैंथ्रफी में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, जिससे दुनिया पर बड़े से बड़ा असर छोड़ा जा सके। मैस्लो की ज़रूरतों की हायरार्की की स्टेज से ये पता चलता है कि आपको किस चीज़ से हौसला मिलता है और आप हायरार्की में कहाँ पर हैं। पहली स्टेज है साइकोलॉजी की नज़र से खुद को पूरा महसूस करना। ये किसी बच्चे की रोज़ाना ज़िंदगी में आसानी से देखने को मिल जाएगी। उनको सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि उनके ज़िंदा रहने की बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना, पानी और छत उन्हें मिल रही है या नहीं। इनके पूरे हुए बिना किसी और सुकून के बारे में सोचना भी मुश्किल है। ऐसे में किसी और सुकून के बारे में सोचना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये सबसे ज़रूरी है और इसीलिए सबसे पहले पूरा होना चाहिए। दूसरी स्टेज है सुरक्षा। अगर किसी का पेट भरा हुआ है, बदन को ढकने के लिए कपड़े हैं और सिर पर छत है, तो आपको खुद को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि ये चीज़ें आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। आपके कमाने के महफूज जरिए या फिर अपनी सुरक्षा की उम्र लंबी करने का सहारा होना चाहिए। पहली दो स्टेज में हमें जिंदा रहने की सारी तरकीबें मिल जाती हैं। बदकिस्मती से कोई भी किन्हीं भी हालात की वजह से पहली दो स्टेजेस के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता। आप ये भी देख सकेंगे कि क्यों ऐसे लोग अपने अपने आसमान तक उड़ान नहीं भर पाते। तीसरी स्टेज है प्यार और मजबूत रिश्ता।
अब जब आपके जिंदा रहने के सारे इंतजाम हो चुके हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपनों से अपने दिल की बात किए बिना आपको खोखलापन महसूस होगा। इंसान मेल जोल करने वाले जीव हैं और केस स्टडीज में ये सामने निकल कर आया है कि अकेले रहने से इंसान पागल और मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अच्छा खाना खाया है या फिर आप कितने सुरक्षित हैं। इसमें दोस्ती और परिवार दोनों शामिल हैं। लोगों से इतना मेल जोल बनाए रखना कि आपको इसमें कमी महसूस न हो। बेशक ये स्टेज कई लोगों के लिए रुकावट वाली स्टेज बनकर सामने आती है। वो इस स्टेज को पूरा नहीं कर पाते या फिर आगे का सोच नहीं पाते क्योंकि उनके पास ऐसे रिश्तों की कमी होती है जिनसे जिंदगी सेहतमंद बनती है। क्या ऐसे शख्स को ढूंढने में कोई मुश्किल आएगी जिसकी जिंदगी में खुशी बहुत कम है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है? चौथी स्टेज है खुद पर भरोसा जताना। लोगों से आपके रिश्ते हो सकते हैं, पर क्या वो मजबूत हैं? क्या आप इससे भरोसे और साथ होने के जज्बात महसूस कर सकते हैं? इस स्टेज की बुनियाद ही ये है कि कैसे दूसरों के साथ हुए मेलजोल से इस बात का पता लगाया जाए कि आपका खुद के साथ रिश्ता कैसा है। ये मैच्योरिटी की बहुत दिलचस्प स्टेज है क्योंकि ये कम होते होते खुद को अपनाने पर आकर मंजिल तक पहुंचती है। खुद पर भरोसा करने का सबसे अच्छा लेवल यही है कि दूसरे चाहे आपको गलत समझें या नापसंद करें, फिर भी आप खुद को अपना लें। आपको इस स्टेज पर आने के लिए खुद पर किए गए भरोसे का लेवल अच्छा रखना होगा। आपको कुछ बुलंदियां हासिल करनी होंगी और दूसरों की इज्जत कमानी होगी। आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और उनकी मदद कैसे करते हैं, इसका इस बात से बहुत गहरा रिश्ता है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसकी आखिरी स्टेज है खुद को जानना। मैस्लो की हायरार्की का सबसे ऊंचा लेवल है खुद को जानना। यह तब आता है जब आप किसी ऐसी चीज के लिए जीते हैं जो आपसे या आपकी जरूरतों से बड़ी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे प्रिंसिपल की जरूरत होती है जो ना तो आराम देते हैं और ना ही आसान होते हैं? ये मॉरल, क्रिएटिविटी, तेजी, हानि की कमी और सच को अपनाने जैसी चीजों का हिस्सा है। खुद को जानना पिरामिड पर सबसे ऊपर आता है क्योंकि ये लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। इंसान को यहां तक पहुंचने के लिए बाकी सारे लेवल्स पार करने पड़ते हैं। आप आसानी से इस बात का पता लगा लेते हैं कि आपके साथ काम करने वाला सचमुच बड़े लेवल पर है क्योंकि वो इन पहलुओं पर ध्यान नहीं देता कि उसके लिए क्या जरूरी है। खुद पर भरोसा जताना या फिर दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये जिंदगी की वो स्टेज है जिसमें वो सब ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैस्लो की थ्योरी शायद हमारी रोजाना की जरूरतों के बारे में न बता पाए, लेकिन ये हमें जिंदगी के मकसद के बारे में जरूर बता सकती है। हम लोगों पर गौर करके ये जान सकते हैं कि वो जिंदगी की किस स्टेज पर हैं, अभी उनके लिए क्या जरूरी है और उन्हें हायरार्की में अगले लेवल तक जाने के लिए क्या करना होगा। एक ऐसे सलाह देने वाले के बारे में सोचिए जो महिला शेल्टर में काम करती हैं। हम जरूरतों के पिरामिड की मदद से उन औरतों के बारे में पता लगा सकते हैं जो यहाँ मदद मांगने आती हैं। उसको ये पता है कि जब कोई महिला पहली बार आती है तब उसे अपने शरीर की सुरक्षा की चिंता रहती है। अगर वो घरेलू हिंसा से बचकर निकली है, पैसे जुटा रही है या फिर उसे अपने बच्चों की सेहत की चिंता सता रही है, तो उसके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो सलाहकार के साथ बैठकर खुद से प्यार करने की किताब पर काम कर सके। ठीक उसी वक्त जो महिला शेल्टर में कुछ वक्त बिता चुकी है, उसकी काफी सारी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया जा चुका है। फिर भी उसे साथी और अपनेपन की जरूरत तो होगी ही। सलाहकार को पता है कि ऐसे लोगों के साथ उसे दोस्ती करके, दोस्ती बढ़ाकर उनकी मदद करनी होगी। इन लोगों में से किसी को भी ऊंचे लेवल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना फिजूल है, क्योंकि खुद को प्रताड़ित करने वाले को दिल बड़ा करके माफ कर देना चाहिए या फिर कहानी से मतलब निकालने की कोशिश करें। दूसरी ओर एक महिला जिसने घरेलू हिंसा का सामना किया और वो इससे काफी बेहतर तरीके से उभर रही है,
तो उसे हायरार्की के ऊपरी लेवल की ज़रूरत हो सकती है और वो अपने लिए आगे का रास्ता ढूंढेगी। एक अच्छा सलाहकार हर किसी से बात करके अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करेगा और अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग हौसले ढूंढ कर लाएगा। ऐसे सलाहकार को बिना किसी शक के दूसरों को समझने वाला माना जा सकता है। मान लेते हैं कि सलाहकार को एक दिन ऐसी महिला मिली जिसे उसके पति ने मार मार कर नीला कर दिया हो और उसके बावजूद भी वो इनकार कर रही हो कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके बारे में बात होने पर वो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ क्या हो रहा है? हमारा अगला सेक्शन एक ऐसे जरूरी तरीके के बारे में है जिसकी मदद से वो सुख ढूंढने की, दुख से दूर रहने की और अपनी जरूरतों को बताने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए। अहंकार का डिफेंस। खुद को दूसरों से बचाना भी हमारे बर्ताव के पीछे की बहुत बड़ी वजह है और हमारे पास अपने अहंकार को बचाने के लिए कई तरह के हौसले रहते हैं। अहंकार को बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदम हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। कई झूठ बोल सकते हैं और खुद को भी धोखा दे सकते हैं। और ये एक और इशारा है जिसकी मदद से हम लोगों के बर्ताव को एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी जिसके काम में कमी देखने को मिल रही है, उसे अपनी कला और हुनर का बचाव करने की जरूरत महसूस होगी। इसके लिए वो इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हुए कहेगा कि बॉस के मन में तो हमेशा से मेरे लिए यही सब था, मुझे ट्रेनिंग किसने दी? वो कहीं ना कहीं ये सब उसी का किया धरा है। ऐसा कोई भी जो फिसल कर भी खुद को सही समझता है, वो 6 दिन पहले हुई बारिश को ही कसूरवार ठहराएगा। कहेगा कि उसके जूते में ग्रिप नहीं है या फिर ये कहेगा कि यहाँ पत्थर किसने रख दिया। अगर कोई स्कूल की बास्केटबॉल टीम में नहीं चुना जा रहा तो वो यही कहेगा कि कोच उसे पसंद नहीं करता है, उन्होंने मेरे खेल के तरीके का इस्तेमाल ही नहीं किया, या फिर उनका अच्छी टीम बनाने का तो इरादा ही नहीं था। जब अहंकार खुद को बचाने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसे ही शब्द निकलते हैं। इतनी सारी दलीलों और भटकाने वाली चीजों के बीच इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या। इन सब के पीछे की वजह एक ही है कि कोई भी गलत होना या हारना नहीं चाहता। ये शर्मनाक है और इसी से हमें एंजाइटी होती है। हार को सबक या सीख की तरह लेने के बजाय हम सबसे पहले शर्म के मारे इससे भागने या फिर कहीं कोने में छिपने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ये जानते हुए कि गलती हमारी है, हम अपनी आखिरी सांस तक बहस करते रहते हैं। अगर अहंकार का कोई शरीर होता तो वो लंबा चौड़ा, सेंसिटिव और कवच से ढका होता, ठीक किसी विशालकाय शाही या पॉर्क्यूपाइन की तरह। जब अहंकार डर को भांप लेता है तो उसके पास सच को परखने का वक्त नहीं रहता। इसके बजाय ये हमारे अंदर की बेचैनी को जल्द से जल्द बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि आप खुद से झूठ बोलने लगते हैं ताकि आपके अहंकार पर आंच भी ना आए। हम सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, इससे दूर हट जाते हैं या फिर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं जिससे सच की कड़वाहट को कम से कम रख सकें। यह सच है कि सोचने की शक्ति में झूठ शामिल हो जाता है। क्या इनमें से कोई भी मुश्किल थ्योरी इम्तिहान के वक्त भी बिना डगमगाए खड़ी रहेगी? शायद नहीं। अहंकार चीजों को समझने और परखने की शक्ति खत्म कर देता है। यह आपको अंधा बना देता है। साफ बात करते हैं, जिन चीजों के बारे में आप सोचते या गढ़ते हैं वो झूठ नहीं है। आप खुद से झूठ बोलना नहीं चाहते, आप महसूस भी नहीं करते कि यह सब झूठ है। आपको शायद पता भी ना चले कि आप ये सब कर रहे हैं। कभी कभी ये अपने आप भी हो सकते हैं। ये पूरी तरह से सोच से झूठे नहीं हैं, क्योंकि ये खुद को धोखे में रखना चाहते हैं। इसके बजाय बेवकूफ़ या गलत साबित होने के डर से अहंकार ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी की मदद लेता है। बदकिस्मती से ये सबसे बुरी हालत है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपको क्या पता नहीं है। वक्त के साथ अहंकार के वश में आकर सोची गई चीजें आपके सोचने के सिस्टम को बताती हैं और लगभग हर चीज के लिए सही वजह दे देती हैं। आप किसी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा नहीं बनते क्योंकि कोच आपसे नफरत करते हैं
और ड्राइविंग टेस्ट में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आपका गाड़ी चलाने का तरीका अनोखा है। ये सारे झूठ ही आपकी सच्चाई बन जाते हैं और आप इनको मुश्किल से भागने या फिर सच का पता लगाने की दिक्कतों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उन बहानों की बात नहीं कर रहे हैं कि आप वायलिन बजाने के माहिर खिलाड़ी क्यों नहीं हैं। किसी भी चीज़ या शख्स के बारे में इस तरह की सोच आपके फैसलों, सोच और कीमत को आंकने की बुनियाद बन सकती है। इसीलिए अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो ये नहीं कह पाता कि मैं गलत हूं, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनको पता ना हो पर आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए फ्रेड की मिसाल लेते हैं। फ्रेड अपनी पूरी जिंदगी एक पॉप स्टार का फैन रहा है। वो गाने सुनते हुए बड़ा हुआ है और उसने अपनी पहचान भी उसी स्टार के जैसी बना ली है। हम बात कर रहे हैं पॉप स्टार की तस्वीरों से सजी उसकी दीवार और पॉप स्टार के जैसे कपड़ों से सजी उसकी अलमारी के बारे में। आगे चलकर इस पॉप स्टार पर एक बेहद संगीन जुर्म को लेकर मुकदमा चला। इस केस की छोटी से छोटी खबर भी मीडिया में आ जाती, फिर भी फ्रेड एक सच्चा फैन होने के नाते उस स्टार पर भरोसा करता रहा। उसने कहा, मैं जिसे पसंद करता हूं वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। ये सब उन लोगों की साजिश है जो उससे किसी न किसी वजह से जलते हैं। आखिरकार उस पॉप स्टार को दोषी पाया गया और उसे कई सालों की सजा भी हुई। फ्रेड कोर्ट के बाहर आया और उसके पास एक साइन बोर्ड था जिसमें उसके स्टार की बेगुनाही लिखी थी। मीडिया में भी उसके गुनहगार होने के सबूत सामने आए, फिर भी उसे ये यकीन था कि उसका स्टार बेगुनाह था और उसने पीड़ित के सभी दावों को भी झूठा बताया। साथ ही ये भी कहा कि वो उससे जलता है और ये सब तो मशहूर होने की तरकीबें हैं। आखिर क्यों सारे सबूत होने के बावजूद भी फ्रेड इस बात पर जोर दे रहा था कि उसका आइडल बेगुनाह है? उसका अहंकार अपने पॉप स्टार की भक्ति में इस कदर लिपटा हुआ था कि इसके लिए उसे गुनहगार मानना नामुमकिन के बराबर था। इसके लिए उसे गुनहगार मानना अपनी आस्था को खो देने के बराबर था और अहंकार एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं होने देता। इसके लिए वो किसी भी पुख्ता सबूत को नकार सकता है। अपने साफ नजरिए और सच की तलाश में आपका अहंकार किसी गुस्सैल शाही या पॉर्क्यूपाइन की तरह पेश आता है। इसने कुछ ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं जो आपको अपनी सोच में बदलाव लाने से रोकती हैं। आप सीखने के लिए तभी तैयार हो सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आप अहंकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। इन सब के बाद आप एक ही वक्त पर बहस और दूसरे को सुनना साथ साथ नहीं कर पाएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ऐसे चुनिंदा तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने अहंकार, फख्र और खुद पर भरोसे को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सारे मेथड मुश्किल वक्त में एकजुट होने में हमारी मदद करते हैं। इस टर्म को बनाने वाले खुद सिगमंड फ्रायड हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म कहे जाने वाले तरीके लोगों के बर्ताव का पता लगाने का एक असरदार तरीका है और आपकी ये जानने में मदद करता है कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म कई अलग अलग और रंगीले तरीके ले सकता है, मगर कुछ ऐसे पैटर्न भी हैं जो आपको हर किसी में देखने को मिलेंगे। जब अहंकार को किसी ऐसी चीज की भनक लगती है जिससे वो सहमत नहीं है, सामना नहीं कर सकता या फिर ये सोचता है कि ये सब सच न हो, तब वो अपने इर्द गिर्द साइकोलॉजी की दीवार बना लेता है। नुकसान, ठोकरें, शक, बेचैनी, अपमान, अकेलापन, हार, हड़बड़ी आदि इन सारी चीजों से दिमागी ट्रिक्स की मदद से बचा जा सकता है। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म हमें नेगेटिव जज्बात से बचाने के लिए हैं। ये सारे उसी वक्त काम आते हैं, लेकिन लंबे वक्त में ये सारे असरदार होते हैं क्योंकि ये हमसे नेगेटिव जज्बात का सामना करने, स्वीकारने और समझने की शक्ति छीन लेते हैं। कुदरती तौर पर अगर आप किसी को डिफेंस मैकेनिज्म की मदद से परखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके और उनके समाज के बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, खासकर ऐसी चीज़ें जिनका सामना करने में उन्हें दिक्कत होती है।
इससे आपको ये भी पता चलता है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं और उन्हें किस चीज की कद्र है। आइए इसकी कुछ मजबूत मिसालें देखते हैं। शायद आप उनकी बेटी एना फ्राइड के इन दोनों डिफेंस मैकेनिज्म को पहचान सकें, इनकार और रेशनलाइजेशन। इनकार सबसे पुराने डिफेंस मैकेनिज्म में से एक है क्योंकि ये इस्तेमाल करने में सबसे आसान है। मान लीजिए कि आपको ये पता चलता है कि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है। नहीं, मैं हर एम्प्लॉय को रैंक करने वाली रिपोर्ट को नहीं मानता। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आखिरी नंबर पर आऊं। इस दुनिया में तो नहीं। कंप्यूटर ने स्कोर गलत जोड़े हैं। जो सच है उसे साफ साफ झुठला दिया गया है, मानो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे नेगेटिव फैक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। कभी कभार हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, खासकर तब जब हालात खतरनाक हों और ये सब आपको सपने जैसा लगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि कई बार ना बोलना है और आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा। यहीं पर इनकार का राज छुपा हुआ है। असल में आप अपनी असलियत बदल रहे हैं और बाकी के डिफेंस मैकेनिज्म भी इसे बढ़ावा देते हैं। असल में ये सबसे खतरनाक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर कोई बड़ी दिक्कत आ भी जाती है तो उसे नजरअंदाज करके कभी सही नहीं किया जा सकता। अगर कोई हमेशा यही सोचता रहेगा कि वो सबसे अच्छा ड्राइवर है, जबकि पिछले साल ही उसके कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो ये होना मुश्किल है कि वो अपनी ड्राइविंग स्किल को बेहतर करने पर काम करे। जब आप किसी गलत या नेगेटिव चीज की सफाई देते हैं तो उसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है। ये बहाना बनाने की कला है। बुरे बर्ताव या फैक्ट अभी भी वही रहते हैं, लेकिन इससे हालात हाथ से फिसल जाते हैं और इनसे बचा भी नहीं जा सकता। मुद्दे की बात यही है कि आप भी यही समझते हैं कि गलत चीजों में आपका कोई हाथ नहीं है और इसका इल्जाम आपके सिर न डाला जाए। इससे आपकी काबिलियत पर बुरा असर नहीं पड़ता। यह बहुत आसान होता है क्योंकि आप अपने ख्यालों की दुनिया में जी रहे होते हैं। बेकार काम करने वाली मिसाल की ही अगली कड़ी को देखें। आपका बॉस दिल ही दिल में आपसे नफरत करता है। आपके साथी भी आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। कंप्यूटर भी आपकी सॉफ्ट स्किल के खिलाफ है। ट्रैफिक जिसका अंदाजा न लगाया जा सके और एक साथ दो दो काम करना। ऐसे बेकार के बहानों से आपको बचना चाहिए। रैशनलाइजेशन खट्टे अंगूर की कहानी के जैसा है। एक लोमड़ी अंगूर के गुच्छे तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन वो ज्यादा ऊपर तक न जा सकी। अंगूर न पा सकने के बाद खुद को बेहतर महसूस करवाने के लिए लोमड़ी ने अंगूरों को खट्टा कहकर अपना मन बहला लिया। इससे उसको कोई कमी नहीं हुई। वो अब भी भूखी थी, लेकिन उसने हार मानने से भूखा रहना ज्यादा बेहतर समझा। रैशनलाइजेशन की मदद से हम ये कहकर अपने बुरे फैसलों के बारे में भी बेहतर महसूस कर सकते हैं कि ऐसा कभी न कभी तो होना ही था। खैर छोड़ो। रैशनलाइजेशन इस बात का ध्यान रखता है कि आपको हार, ठोकर और नेगेटिव चीजों का सामना ना करना पड़े। हर बार कोई और ही गलत होता है। आपको बेहतर महसूस करवाने में सच कहाँ छुप जाता है? ज्यादातर दरवाजे के बाहर ही रहता है। सोच में सच्चाई लाने के लिए आपको अपनी झूठ बोलने की आदत को बदलना ही पड़ेगा। खुद को बचाने की सोच और सही सोच आपस में मेल नहीं खाती। ये दबाव के एहसास से जुड़ी हुई है। इनकार में सच्चाई को साफ साफ नकार दिया जाता है। दबाव वो चीज है जहां एक इंसान अपनी सोच और जज्बात को समझ से इतनी दूर भेज देता है कि उसे भूल बैठता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये खतरनाक जज्बात कभी थे ही नहीं। ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जिसे प्रताड़ित किया गया हो, क्योंकि ये इतना ही दर्दनाक है और इनके पास खुद की मदद करने का कोई रास्ता ही नहीं है। शायद वो अपनी याद को इतना दूर भेज दें कि उन्हें इसका सामना ही न करना पड़े। कभी कभी हम पर हावी होने वाले जज्बात हमें अच्छे नहीं लगते,
लेकिन अहंकार के लिए इसे नागवार है कि ये आ कहां से रहा है। ऐसे में इस कड़वे सच से बचने के लिए लोग डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेते हैं। एक नौकरी पेशा महिला अपनी नौकरी से खुश नहीं है, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों की वजह से इसके बारे में खुलकर बोल नहीं सकती। वो क्या करेगी? वो कहीं का गुस्सा कहीं और निकालेगी, यानी जहां उसका बस चलता हो। वो रोज घर आकर कुत्ते को मारती या बच्चों पर चिल्लाती और खुद को ये भरोसा भी दिला देती कि यही उसको दुख पहुंचा रहे हैं। उसके लिए अपने बच्चों और कुत्ते पर भड़ास निकालना काफी आसान हो जाता है। बचाव एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे ना समझा जाए तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है और गड़बड़ी भी कर सकता है। ऐसे में हम अनचाहे और गैर जज्बातों को किसी और शख्स या फिर किसी और चीज पर डाल देते हैं और उसे अपना हिस्सा मानने से बचते नजर आते हैं। हम अपना ही काला सच देखने से इनकार कर देते हैं और सब कुछ दूसरों पर डाल देते हैं। उन्हें अपनी कमियों का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इसकी मिसाल एक ऐसा आदमी है जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हो। वो अपने बर्ताव को बर्दाश्त करने लायक नहीं समझता, लेकिन अपने किए पर अफसोस करने के बजाय वो सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल देता है और उसके चाल चलन पर शक करना शुरू कर देता है। साथ ही उस पर बातें छुपाने का इल्जाम भी डाल देता है। एक ऐसे आदमी की मिसाल जो होमोफोबिक है या फिर समलैंगिक लोगों से डरता है और बाद में अपने ही बारे में पता चलता है कि वो खुद समलैंगिक है। इसके पीछे रिएक्शन फॉर्मेशन का हाथ हो सकता है। इनकार कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला। रिएक्शन फॉर्मेशन एक कदम आगे बढ़कर यह दावा करता है कि न सिर्फ ऐसा नहीं होगा बल्कि इसका ठीक उल्टा होगा। खुद देख लो। एक महिला कैंसर का पता लगने पर डरी हुई होती है और इस बात को मानने के बदले वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो निडर है और मौत कोई डरने की चीज नहीं है। जज्बाती तौर पर बुरी तरह टूटने के वक्त आप खुद को बेहतर पलों की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, जैसे कि बचपन। जब आप बच्चे थे तो जिंदगी आसान थी और कम फरमाइश करती थी। खतरनाक जज्बात से बचने के लिए हम वहां जा सकते हैं और बच्चों की तरह बर्ताव करके बचने की कोशिश कर सकते हैं। एक आदमी कानूनी या फिर टैक्स की दिक्कतों से जूझ सकता है। हालात का सामना करने के बजाय हम दूसरों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और दूसरों के सवाल करने पर मुंह बना लेते हैं। आखिरकार बारी आती है सब्लिमेशन या बेहतर बनने की। बचाव और डिस्प्लेसमेंट की तरह ये भी नेगेटिव जज्बात को कहीं और ले जाकर छोड़ देता है। आखिरकार बारी आती है सब्लिमेशन या बेहतर बनने की। बचाव और डिस्प्लेसमेंट की तरह ये भी नेगेटिव जज्बात को कहीं और ले जाकर छोड़ देता है, साथ ही इसे और भी अपनाने लायक तरीके से पेश करता है। एक अकेले आदमी को घर में पसरा अकेलापन काटने को दौड़ता है, इसीलिए वो हफ्ते में 4 दिन दान पुण्य के काम में बिताने लगता है। एक महिला को बुरी खबर मिल सकती है, लेकिन वो दुखी होने के बजाय घर पहुंचते ही साफ सफाई में लग जाती है। शायद कोई भी इंसान अपने डर और चिंता को प्रार्थना या इबादत में बदलना चाहेगा। अहंकार का डिफेंस करना बहुत बुरी आदत है। इसको पहचानना आसान हो जाता है अगर आप समझ पाएं कि ये आपके अंदर है। कभी कभी हम भी लाचार हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हम इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं क्योंकि इसकी मदद से लोगों को बेहतर जाना जा सकता है। तो साथ ले जाने लायक बातें क्या हैं? हमने लोगों के जज्बात और वैल्यूज की बुनियाद पर उनके बर्ताव का अंदाजा लगाने और एनालाइज करने के बारे में बात की, लेकिन हौसले का क्या? इससे ये सामने आया कि कुछ ऐसे पुख्ता और हर जगह काम आने वाले हौसले के मॉडल हैं जो आपको लोगों की अच्छी समझ दे सकते हैं। जब आप ये पता लगा लें कि लोगों को किस चीज़ से हौसला मिलता है, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे हर चीज़ सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा कर इससे आकर जुड़ जाती है। हौसले पर होने वाली कोई भी बातचीत
प्लेजर प्रिंसिपल से शुरू होनी चाहिए। इसमें यही कहा गया है कि हम सुख की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और दुख से दूर। अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये हमारी जिंदगी के छोटे बड़े हर हिस्से में मौजूद है। ये लोगों को समझने में आसान बना देता है। ये लोग ऐसा कौन सा सुख ढूंढ रहे हैं और किस दुख से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी न किसी तरह हिस्सा जरूर बनता है। फिर हम जरूरतों के पिरामिड की ओर बढ़े, जिसे अब्राहम मैस्लो की जरूरतों की हायरार्की के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जिंदगी के बदलते पड़ावों के साथ हमारी जरूरतें भी बदलती जा रही हैं। जब आप ये समझ जाएं कि लोग किस लेवल पर हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या ढूंढ रहे हैं या किससे हौसला मिल जाएगा। हायरार्की के लेवल कुछ इस तरह से हैं। पहली स्टेज है साइकोलॉजी की नजर से खुद को पूरा महसूस करना। दूसरी स्टेज है सुरक्षा। तीसरी स्टेज है प्यार और मजबूत रिश्ता। चौथी स्टेज है खुद पर भरोसा जताना और आखिरी स्टेज है खुद को जानना। ये मॉडल और आने वाला मॉडल भी प्लेजर प्रिंसिपल की मदद से काम करते हैं। आखिरकार हम अहंकार के डिफेंस पर आए। ये सबसे तेजी से हौसला देने वालों में से एक है, लेकिन यह अक्सर अनजाने में ही होता है। साफ साफ कहें तो हम अपने अहंकार को हर उस शख्स से बचाने की कोशिश करेंगे जो हमें मानसिक रूप से कम दिखाने की कोशिश करेगा। ये इतना ताकतवर है कि सच को तोड़ दे और खुद से झूठ बुलवा दे। ये सब हम जानबूझकर करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम जिम्मेदारी और नेगेटिव फीलिंग से दूर भागते हैं। इनकार, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन या बेहतर पल, डिस्प्लेसमेंट, दबाव या रिप्रेशन और रिएक्शन फॉर्मेशन। जब आपको पता चले कि अहंकार हावी है, तो ये अपने आगे किसी को नहीं चलने देता।